हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों, संविधान पढ़ रहे हैं हम। इंडिया पॉलिटी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी का सर्वप्रथम जो भाग है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। संविधान की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने संविधान के अंदर आप लोगों को संविधान के निर्माण के बारे में बताया था कि कैसे आवश्यकता पड़ी संविधान की। तो थोड़ा सा मैंने आपको संवैधानिक विकास के चरण बताए थे, जिसमें अभी हमने कई सारे एक्ट्स की बात करी थी, चार्टर्स की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद में अगले वीडियो में जब मैंने बताया आप लोगों को संविधान सभा की बात कर रहे थे बेटा। संविधान सभा की मैंने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगभग मैंने 99% आप लोगों का कवर करवा दिया। ठीक है, बाकी बच्चा कुछ अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह भी गई है तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का 100% प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग चल रही है बेटा आप लोगों की। ठीक है, संविधान सभा कर दी थी। संविधान का निर्माण हो गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और देश में कानून व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। उस हिसाब से हमारी चीज़ें चल गई। ठीक है बेटा, अब देखो एक छोटी सी बात यह है कि हम संविधान जब बना रहे थे तो क्या इतना आसान था सभी के लिए कि संविधान को हम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो उसका समय लगा था इतनी जल्दी हम बना लिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारे भारत का। इससे पहले अमेरिका का संविधान सबसे बड़ा हुआ करता था लिखित संविधान की बात करें तो, लेकिन आज लिखित संविधान की बात करें तो अपना भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इतना बड़ा संविधान है। अब देखो संविधान निर्माताओं को कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी होगी। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद में आज जो हमारे सामने संविधान है तो उसकी रचना करी, यानी कि संविधान का निर्माण करा। ठीक है बेटा, अब कहाँ से, कौन से देश से या फिर किसी दूसरे संविधान से या कहीं किसी और संसद से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया, क्या क्या ग्रहण किया, कौन से देशों से हम प्रभावित हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। ठीक है, संविधान कहाँ से क्या, टाइटल क्या है, कहाँ से क्या, यानी कि कौन से देश से और हमने क्या व्यवस्था ली है, क्या चीज़ लिया है, कौन सा फैक्ट हमने लिया है हमारे संविधान में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देशों की ही चर्चा करेंगे बेटा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक्स बताओ। अरे भाई साहब, तैयारी कर रहे हैं हम, शॉर्ट ट्रिक्स क्या करेंगे? एग्जाम है क्या कल आप लोगों का जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं मैं? जिस दिन एग्जाम होना उसके 3 दिन पहले शॉर्ट ट्रिक्स काम में आती है। अभी आप लोगों का तैयारी चल रहा है तो बेटा मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स में मेरा कभी भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं शॉर्ट ट्रिक्स के मामले में फेवर में नहीं रहा हूँ। लेकिन जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स काम करती है, जहाँ पर आप लोगों को याद हो जाए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं यार ये चीज़ें तो आनी है और इसकी ट्रिक्स बन रही है, तो मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ और आप लोगों को भी सलाह यही दूंगा कि बेटा ट्रिक्स बनाओ, खुद बनाओ, अपनी ट्रिक्स खुद बनाओ। अपनी बनाई हुई ट्रिक्स हमेशा याद रहती है, अपनी बनाई हुई ट्रिक्स बच्चा कभी नहीं भूलता है। ठीक है, आप लोगों को लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे इंग्लिश में हम ट्रिक्स की बात करते हैं बेटा, तो इंग्लिश की ट्रिक्स को हम फिर भी अपन कर लेते हैं क्योंकि वो पूरे यूनिवर्सल होती है, वो सभी के लिए समान होती है, तो चलती आ रही है परंपरागत तरीके से। जीके की ट्रिक्स के लिए कोई स्पेशल नहीं है कि आप लोगों को ट्रिक्स में बना दिया। अरे भाई साहब, 70 प्रकार के टीचर्स हैं, 70 प्रकार की ट्रिक्स मिलेगी, कितनी ट्रिक्स याद करोगे? इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी खुद की ट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो इसमें भी मैं आप लोगों को किसी ट्रिक्स के माध्यम से नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये याद हो जाए। तो ठीक है, हम देशों के अकॉर्डिंग इनको याद करते हैं। ब्रिटेन, आप लोगों को पता है हमारे ऊपर शासन किसने किया? ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने किया। तो ब्रिटेन के लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ही तो चार्टर्स के माध्यम से संविधान निर्माण की चीजें फैलाई ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने देश में जो संसद, आप लोगों को मैंने बताया था ना चार्टर्स में कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था की केंद्र में। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि उन्होंने क्या क्या बनाए थे, जो अपने जो 2 सदन थे वो भारत में बनाए ना। तो हमारे लोकसभा राज्यसभा आज है या नहीं है? तो सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों ने ही संसद के बारे में हमारे को अवगत करवाया ना।
तो सबसे पहले अपन ऊपर ऊपर ब्रिटेन को ले लेते हैं। तो ब्रिटेन बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर राज करा है तो संसद मेरी तरफ से ले लो। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो कहाँ से लेंगे अपन बेटा, ब्रिटेन से लेंगे। फिर देखो ये बोलता है कि एकल नागरिकता की ही बात चलेगी, यानी कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है तो हमने वहां से एकल नागरिकता को। तो बेटा ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, बिल्कुल कंप्लीट याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद में आता है विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से संसद में कानून, अरे भाई संसद इन्होंने दे दी तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ऑटोमेटिक आ गई ना, विधेयक के माध्यम से कि संसद में जाएगा, संसद के निम्न सदन में जाएगा, उच्च सदन में जाएगा, लास्ट में सबका बहुमत बनेगा, फिर वो वहां पर 1/3 बहुमत के बाद में फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, वो वाली चीजें की बात करिए। तो ये सारी जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। फिर उसके बाद में आता है अगला मंत्रिमंडल प्रणाली, वही मंत्रिमंडल की प्रणाली जो है हमारे देश में है, और द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने यहाँ से लिए। आज आप देखते हो कि लोकसभा और राज्यसभा दो चीजें होती है ना, तो वो द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ब्रिटेन का कहाँ से क्या क्या लिया है। ओके, दूसरी चीज बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है। तो 1 मिनट अमेरिका की बात करने से पहले बेटा, हाँ बेटा, अमेरिका के संविधान की बात करें, यानी कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका ऐसे बोलता है कि भाई मैं सबसे शक्तिशाली देश हूँ, ठीक है, कहता है ऐसा। ब्रिटेन वाले बोले कि भारत पे राज हमने किया था तो हम संसद देंगे। अमेरिका वाला बोलता है कि नहीं, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हूँ, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। तो भाई देखो मेरा कर्तव्य बनता है कि लोगों को मैं थोड़ा अधिकार भी दे दूँ। तो मौलिक अधिकार किसने दिए हमारे को, अमेरिका वालों ने दिए। फिर बोलेगा कि न्याय व्यवस्था भी मैं दूंगा। तो अमेरिका से हमने क्या कर लिया, न्याय व्यवस्था ले ली, पूरी की पूरी जो न्यायपालिका है ना बेटा, जो अमेरिका से ही ली हमने। तो न्यायिक पुनरावलोकन याद में रखना है आप लोगों को, एक तो कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। जब आप वहाँ आगे पॉलिटी की क्लासेस पढ़ेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन को थोड़ा सा डीप में जानेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कोई कानून बना, समझ में नहीं आया, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जज साहब भेज देते हैं कि भैया इसका न्यायिक पुनरावलोकन करो, रिव्यू करो, ठीक है, क्या करो, रिव्यू। ओके, आगे चलते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, देश में कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई इंसान कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ भी नहीं। देश के अंदर अगर बड़ा होगा, सबसे सर्वोच्च होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये हमने कहाँ से लिया है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की व्यवस्था मैंने आप लोगों को बता दी। दूसरी बात देखो, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रणाली। राष्ट्रपति का पद, कि हमारा देश में राष्ट्रपति वंशानुगत या फिर जो राजा का बेटा राजा जो होता है ना वंशानुगत वाला, वो नहीं होकर के क्या होगा, जनता द्वारा निर्मित, यानी जनता द्वारा चुना जाएगा। लेकिन जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी, उसकी जो निर्वाचन पद्धति है वो एक स्पेशल होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत स्पेशल होता है हमारे देश में, पता ही नहीं चलता है कैसे हुआ है, ठीक है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन आने वाले वीडियो के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा बेटा, दावा करता हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। तो निर्वाचित राष्ट्रपति हम पढ़ लिए कहाँ पे, अमेरिका से। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आ जाए कि महाभियोग की पद्धति हमने कहाँ से ली है, क्योंकि महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, ठीक है। कोई भाई कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़े ना कि ऐसे ही हटा दिया कि ये कर लिया, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है महाभियोग की। तो राष्ट्रपति को हटाना, क्योंकि गौरव का पद होता है, पूरे देश का एक सर्वोच्च एक पद होता है, और ये एक प्राइड होता है हमारे देश का, एक गर्व होता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है महाभियोग की पद्धति, यानी कि उसका नाम जो है ना बेटा, हटाने की प्रक्रिया को बस महाभियोग कहते हैं। उसके बाद में आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आपको पता है कि 3 प्रकार के आपातों की व्यवस्था की गई है हमारे देश के संविधान में। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात, और एक होता है राज्य आपात। एक तो केंद्रीय वाला हो गया यानी कि राष्ट्रीय आपात, एक राज्य आपात और एक वित्तीय आपात, ठीक है। तो वित्तीय आपात की व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ले ली। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका से। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जो न्यायाधीश होते हैं ना बेटा, उनको हटाने की विधि भी। अब देखो न्यायपालिका अगर ली है तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी हम कहाँ से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना बेटा, ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रेशर में काम नहीं करते हैं। हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना, वो भी अपन देख लेते हैं कि
न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो उसके जो हटाने की प्रक्रिया होती है ना, बहुत कठिन होनी चाहिए, ठीक है, आसानी से नहीं हटना चाहिए, नहीं तो फिर इंटरफेयर हो जाएगा ना कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का इसमें। आगे देखो, स्वतंत्रता का अधिकार, तो अमेरिका बोलता है कि भाई मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता मैं दूंगा, यानी कि हमने क्या कर लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए। मेन जो जो दो तीन टॉपिक हैं, अमेरिका से तीन जो चीज़ें हैं बार बार पूछी जाती है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय व्यवस्था, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखना है। संसद की बात करें तो संसद यहाँ से ब्रिटेन से, संसद के बाद में न्याय व्यवस्था की बात करें और मौलिक अधिकारों की और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो हम अमेरिका की बात करेंगे। इसके बाद में बेटा तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने जो मेन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, देखो हाई कोर्ट एलडीसी में तो खूब बार पूछ चुके हैं, हाई कोर्ट एलडीसी नहीं, आरपीएससी आरएसएसपी की जो एलडीसी के पेपर्स होते हैं ना बेटा, उनमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट कुछ ही नहीं करना है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, बस नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना हमारे स्टेट के, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य होते हैं एक तो, और एक होते हैं नीति निर्देशक तत्व, दोनों में फर्क होता है। मौलिक कर्तव्य तो जो होते हैं ना वो व्यक्तियों के लिए होते हैं, जनता के लिए होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के ऊपर होते हैं, ठीक है, उनके फॉलो करने का कर्तव्य किसका होता है, राज्य का होता है। देखो तो आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व बहुत आईएमपी कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आयरलैंड के संविधान से कौन सी चीज ली गई है महत्वपूर्ण, तो नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य के लिए होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना भी हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता है एग्जाम में। फिर बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है, ऑस्ट्रेलिया तो भाई साहब सामंजस्य करवाएगा। सामंजस्य मतलब दो चीज़ों में क्या होता है, दो चीज़ों में होता है ना, एक तालमेल बैठाना, तो दो चीज़ों में तालमेल बैठाने का काम ऑस्ट्रेलिया करता है बिल्कुल अलग ही। आप देखते हो छोटा सा एक महाद्वीप है ना, महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप हैं जो हमारे विश्व के, तो 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया भी है ना, तो वही देश ही है, वो महाद्वीप भी है। तो उसमें क्या है, उस ऑस्ट्रेलिया में क्या है बेटा, बिल्कुल साइड में, लेकिन फिर भी देखो सामंजस्य बैठाने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो समझो आप इस बात को। केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में जो संबंध होंगे ना, उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। दूसरी बात, समवर्ती सूची का प्रावधान। अरे भाई केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हो रहे हैं, तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में मैं बता चुका कि संघ सूची का वे विषय जिनके ऊपर सिर्फ संघ यानी कि केंद्र सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है, और वे विषय जिनके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची होती है, जिसपे केंद्र सरकार बनाती है वो संघ सूची होती है, और जिस पर पे दोनों परस्पर मिलकर के कानून बनाते हैं या फिर उस पर व्यवस्थाएं करते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है, समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची आ गई ना, दोनों में सामंजस्य वाली चीज। अगला देखो शक्तियों का बंटवारा, ये लो, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा करने का काम भी कौन कर रहा है, मतलब कि ये जो चीजें हैं ना जो अपन ने संविधान में ली है, वो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया से लिए ये शक्तियों का बंटवारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वही सामंजस्य, किसमें, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में किस प्रकार से संयुक्त बैठक होती है। बेटा ध्यान रखना, दोनों की संयुक्त बैठकें भी बुलाई जाती है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, दोनों की संयुक्त, ये राष्ट्रपति की ये जो शक्तियां होती है ना, व्यवस्थापिका कार्यपालिका शक्तियां, उनके अंतर्गत आती है कि वो चाहे राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को बुलाता है, दोनों सदनों की बैठक करवाता है, संयुक्त बैठक कराता है, जो कि सेंट्रल हॉल के अंदर होती है। देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेपरेट अलग अलग हॉल के अंदर चलती है, लेकिन जब दोनों की संयुक्त बैठक होती है ना, तो जो मेन संसद का सेंट्रल हॉल होता है ना, वहां पर होती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। तो आप लोगों ने देखा आज ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद में देखते हैं, एक मिनट, ठीक है बेटा। उसके बाद में देखते हैं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया है हमने, आपातकालीन शक्तियां व आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। जर्मनी बोलता है भाई तुम ना सबने मिलके मेरे को विश्व युद्ध में हराया था,
बेचारे जर्मनी को हरा दिया था, ठीक है। तो जर्मनी बोलता है कि तुमने सबने मिलके मेरे को हरवाया था ना, मैं तुम्हारे आपातकाल लागू करूंगा। यानी कि हमने आपातकाल, यानी कि आपातकाल की व्यवस्था हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहाँ से ली, जर्मनी से ली आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, बेटा ध्यान रखना, मूल अधिकार जो होते हैं ना, मूल अधिकार, ये परिवर्तन करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इनमें संशोधन होते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार था पहले, काम का नहीं है तो हटा दिया उसको, संविधान संशोधन करके पढ़ लेंगे कि कौन से संविधान संशोधन में। अभी फिलहाल देखो कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जो हमने लिया है, यानी कि सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, वित्तीय आपात। इन 3 कंडीशंस में बेटा क्या होता है, मूल अधिकार परिवर्तित हो जाते हैं, सिवाय 20, आर्टिकल 20 और 21 यानी कि आर्टिकल 20, 21 को छोड़ करके, क्योंकि वो जीवन जीने का अधिकार देते हैं। वो जीवन जीने का अधिकार सरकार क्या कोई भी नहीं छीन सकता हमारे से, ठीक है। तो वो आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके जो सारे हमारे जो अधिकार होते हैं ना बेटा, उस टाइम पे पूरे देश के हाथ में आ जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। तो फिर हमारे जो अधिकार नहीं रह सकते। भाई मैं तो घूमने निकलूंगा, अरे भाई तू नहीं निकल सकता घूमने। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, राज्य आपात लगा हुआ है, जो भी है। तो उस चीज़ में मनमानी नहीं कर सकता है कोई मान लो कि कोई अलग टाइप के पैसों से संबंधित कि मैं तो ये बिजनेस करूंगा, मैं तो करके ही रहूंगा, मेरा अधिकार है। तो भाई साहब उस समय मान लो वित्तीय आपात लगा हुआ हो, तो उसमें चीज़ें गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश करती है, तो उस टाइम पे हमारे अधिकार जो होते हैं ना सरकार के पास में चले जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, समझ गए ना? बात समझ में आई कि मूल अधिकारों का परिवर्तन कैसे होता है। मूल अधिकार कहीं नहीं जाते हैं, मूल अधिकार तो हमारे भाई साहब हमारे मतलब संविधान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं जाते हैं, बस आपातकाल के समय पे परिवर्तित हो जाते हैं आर्टिकल 20, 21 को छोड़ के। कनाडा की बात करें तो कनाडा कहता है कि भाई संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक व्यवस्था जैसे कि आज हमारे देश के अंदर है, संघात्मक व्यवस्था भी है, ठीक है। हमारा देश संघात्मक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय से परामर्श, न्याय निर्णय, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से बेटा बहुत कम चीज़ें पूछी हुई है। संघात्मक विशेषताएं पूछी हुई है कई बार एग्जाम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखते होंगे ना कि उच्चतम न्यायालय, कभी कभार कोई कानून नहीं समझ में आता है, कोई विधेयक समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नेता लोग होते हैं वो किससे परामर्श करते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति को भी अधिकार है, राष्ट्रपति भी क्या करता है, मुख्य जो न्यायाधीश होता है ना, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे क्या करता है, परामर्श करता है, किसी भी चीज़ पे कर सकता है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कनाडा में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते नहीं है। संघात्मक विशेषताएं ध्यान रखना, न्याय निर्णय ध्यान रखना। दक्षिणी अफ्रीका बेटा इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि जो संविधान के अंदर हम जो संशोधन कर सकते हैं ना, वो सारी प्रक्रिया हमने अब दक्षिणी अफ्रीका से ली है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा में तो सबको पता है कि मैं वोट देने जाऊंगा, यानी कि जनता खुद ही वोट डालने जाती है और अपने पसंद का नेता चुन करके आती है। हालांकि पसंद के ये भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, वो अलग टाइप से होता है बेटा, ध्यान रखना। 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, जो कि राष्ट्रपति करता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन राज्य व्यवस्था के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लोकसभा में कितने करता है, राज्यसभा में कितने करता है, आंग्ल भारतीय क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये देखो, कला संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या करता है, कर सकता है नहीं, करता ही है, मनोनीत करता है सदस्यों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। इसीलिए तो इसको शिक्षितों का सदन कहते हैं, राज्यसभा को। आगे देखिए रूस। अब भैया ये रूस गया भाई, रूस सोवियत संघ है ना, ठीक है। रूस गया तो रूसते हैं तो क्या देते हैं भाई, कुछ बोलते हैं ना, कुछ अपन क्या करते हैं, बड़ा होता है कोई बड़ा, तो हमारे को क्या देता है, कुछ कर्तव्य होते हैं ना उसके, तो ठीक है। तो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों को एक कॉल आ रहा है बेटा, 1 सेकंड, ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ, वापस करता हूँ बेटा मैं 2 मिनट में ना। हाँ, तो देखो रूस क्या करता है, सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य देता है। मौलिक कर्तव्यों का मतलब कि भाई जैसे कि मान लो कोई बच्चा रूठ गया तो
घर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका कर्तव्य होता है ना उसकी डिमांड को पूरी करना, तो वैसे ही इनका कर्तव्य है, यानी कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखे ना बेटा, रूस ने से याद रखो कि मौलिक कर्तव्य याद रह जाएगा ना। आगे देखो लास्ट में 2 और बचे, फटाफट से याद करो। जापान, जापान क्या देता है, जापान बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया है देश में कानून व्यवस्था विधि द्वारा स्थापित है, ठीक है, हम जापान से लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। रूस इंपॉर्टेंट है, फ्रांस इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका मैंने बता ही दिया है, जर्मनी तो है ही आपातकाल के मामले में। फ्रांस से हम लेते हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली, फ्रांस से ली, क्योंकि वो खुद ही गणतंत्रात्मक राज्य है, ठीक है। अब ये देखो कि प्रस्तावना के अंदर देखो बेटा, प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द हैं, बंधुता, समता, स्वतंत्रता, ये तीनों के आदर्श को भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इतना कह करके मेरा ये जो है आप लोगों का कौन से देश से क्या लिया गया है वो टॉपिक के लिए क्लियर हो जाता है। तो बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि छोटी छोटी सी क्लासेज के अंदर मतलब कि लगभग 20-25 मिनट की लास्ट क्लासेज कर रहा हूँ मैं, है ना, आप लोगों के लिए संविधान की। टुकड़ों टुकड़ों में मैं धीरे धीरे आप लोगों को संविधान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाता हुआ आ रहा हूँ। बस आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या मिलेगा भाई, तुम्हारी की नौकरी लग जाएगी, तो बस यही है कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ कर जाओगे अच्छा, उन लोगों के लिए जो उन लोगों के सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब वही बात है, आजकल ज़्यादा ज्ञान देना भी बेकार है कि आप लोग समझते हो कि गुरुजी ज्ञान देते हैं, तो मैंने भैया मेरा पढ़ा दिया है। मैंने तो बस ये है कि इस तरीके से पढ़ाने का आप लोगों के लिए तैयार किया है कि धीरे धीरे एक एक टुकड़े के अंदर संविधान को एक साथ पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। संविधान एक बार में एक साथ में याद नहीं होता है, इसको टुकड़ों में पढ़ो। जैसे कि मैंने 3-4 टॉपिकों में अलग अलग इसको डिवाइड करा है। सबसे पहले हमने बात करी थी इतिहास की, विकास की, फिर हमने संविधान सभा पढ़ी, आज कहाँ से क्या लिया है वो पढ़ लिया। अब कल से अपन भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद पढ़ लेंगे थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं वो पढ़ लेंगे, और इतना ही कह के आप लोगों का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझो मेरी बात को, कंटिन्यू करो अपनी स्टडी को, लॉकडाउन को अवसर में तब्दील करो बेटा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी होगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों के लिए एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा बेटा। सारी वैकेंसीज का मैं बता देता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सब परीक्षाएं होनी है यथावत। देखो आप लोगों की डेट्स आना स्टार्ट हो जाएगी। एसएससी जीडी के लिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी का 15 जून के आसपास में वापस से नई वैकेंसी 50,000 पदों का वापस से एक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार करो। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छा ये कंटेंट है। हालांकि जीके जीएस अभी करंट का ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई सा भी एग्जाम दे दो सभी में पूछा जाएगा आप लोगों के। तो आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को आगे शेयर करो, अपने दोस्तों से, अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको बताओ कि भैया क्लासेस चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स बहुत आसान शब्दों में सर क्लियर करवा रहे हैं। बेटा आप लोगों का प्यार ही चाहिए, ठीक है, तो बस वो देते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।